नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आई एम मोनिका नामा। आज हम बीएड सेकंड ईयर का पेपर है पेडागोजी ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग यूनिट आपके थर्ड है वित्तीय लेखांकन शिक्षक का व्यावसायिक विकास और टॉपिक है वित्तीय लेखांकन शिक्षक की व्यावसायिक आचार संहिता। आचार संहिता से तात्पर्य यह है कि उसके एक शिक्षक के व्यावसायिक नैतिक मूल्य क्या है, शिक्षक के व्यावसायिक नैतिक मूल्य क्या है, किस प्रकार का प्रशिक्षण एक शिक्षक को करना चाहिए, किस प्रकार के विषय का या विषय का ज्ञाता किस प्रकार से उसको अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, अपने विषय के प्रति उसकी जिम्मेदारी क्या है, किस प्रकार का शिक्षण कार्य करवाना चाहिए, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो प्राचीन काल था, प्राचीन काल में समाज का स्वरूप सरल था। प्राचीन काल या अतीत काल में समाज का स्वरूप बिल्कुल सरल था और मनुष्य की जो आवश्यकता थी और व्यवसाय थे वो भी सीमित थे। मनुष्य की आवश्यकता, मनुष्य की इच्छा, मनुष्य के मन की इच्छा और व्यवसाय ये सब सीमित था। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया, जैसे जैसे समय में परिवर्तन होता गया, सामाजिक परिस्थितियों में अंतर आता गया। यानी कि जैसे जैसे समय परिवर्तन हुआ, समय परिवर्तन होने से सामाजिक परिस्थितियों में, सामाजिक स्थितियों में, समाज में, सब में अंतर आता गया। साथ में इसके कारण ये हुआ कि शिक्षण को व्यवसाय के रूप में अपनाया जाने लगा। यानी कि जो शिक्षण कार्य एक अध्यापक के द्वारा करवाया जाता था उसको व्यवसाय के रूप में अपनाया जाने लगा। अध्यापक का महत्व न केवल शिक्षा के क्षेत्र में है वरन उसे राष्ट्र का निर्माण करने वाला निर्माता कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। यानी कि एक अध्यापक को या एक शिक्षक का महत्व इतना था कि केवल उसे शिक्षा के क्षेत्र में उसका बोलबाला नहीं था, बल्कि एक अध्यापक राष्ट्र का निर्माण करने वाला निर्माता कहलाता था। और राष्ट्र का निर्माण करने वाला निर्माता कहलाने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होती है। यानी कि कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि उसको राष्ट्र का निर्माता कहना, कोई एक अध्यापक को राष्ट्र का निर्माता कहना कोई बहुत बड़े बोल वाली बात नहीं है। यानी कि एक अध्यापक को राष्ट्र का निर्माता कह सकते हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। साथ में यह है कि प्राचीन समय में, यानी कि प्राचीन समय में जो भारत में अध्यापक को प्राचीन समय में अध्यापक को ईश्वर के बाद दूसरा स्थान दिया गया है। यानी कि सबसे सर्वप्रथम स्थान तो ईश्वर का है और उसके बाद अध्यापक को या शिक्षक को दूसरा स्थान दिया गया है। यानी कि ईश्वर के बाद ही अध्यापक का दूसरा स्थान दिया गया है। यानी कि प्राचीन भारत में अध्यापक को, शिक्षक को, जो राष्ट्र का निर्माता है, उसको ईश्वर के बाद, भगवान के बाद दूसरा स्थान दिया गया है। इसलिए दिया जाता है। साथ में यह है कि वर्तमान समय में प्राचीन भारत में तो अध्यापक को ईश्वर के बाद दूसरा स्थान दिया गया है, परंतु आज वर्तमान समय में अगर हम देखें तो अध्यापकों को उस सम्मान में बहुत कमी आई है। यानी कि जो प्राचीन भारत में अध्यापक को ईश्वर के बाद दूसरा स्थान दिया जाता था, भगवान के बाद दूसरा स्थान दिया जाता था, आज वर्तमान समय में उस सम्मान में बहुत कमी आ गई है। बहुत कमी आने का कारण यह है कि नैतिक मूल्य है, जो नैतिक आचरण है, वो अवनति के गर्त में चले गए हैं। नैतिक मूल्य बिल्कुल समाप्त होने के कगार के कारण ही आज अध्यापक के सम्मान में कमी आ गई है। साथ में यह है कि इसी को ध्यान में रखते हुए, यानी कि इसी आचार संहिता को या शिक्षक के व्यावसायिक नैतिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों के लिए व्यावसायिक आचार नीति, व्यावसायिक नैतिक मूल्यों को लागू किया गया है। इस आचार नीति के माध्यम से शिक्षक अपने शिक्षण कार्य को, शिक्षक अपने व्यवसाय को कुशलतापूर्वक संपन्न कर सकता है। इसके वित्तीय लेखांकन शिक्षक की व्यावसायिक आचार संहिता या व्यावसायिक नैतिक मूल्य कौन कौन से हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है व्यावसायिक प्रशिक्षण। व्यावसायिक प्रशिक्षण से तात्पर्य यह है कि एक अध्यापक के लिए सबसे पहले यह आवश्यक है कि उसे पूर्ण रूप से व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त हो। यानी कि एक अध्यापक यदि शिक्षण कार्य करवा रहा है तो शिक्षण कार्य करवाने से पहले सबसे पहले यह आवश्यक है कि वो अपना शिक्षण कार्य करवाए। इसके लिए उसको व्यावसायिक प्रशिक्षण की आवश्यकता है, उसे व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त होना आवश्यक है। साथ में प्रभावशाली शिक्षण के लिए,
यानी कि शिक्षण कार्य प्रभावशाली हो, शिक्षण कार्य प्रभावशाली हो, इसके लिए विषय का ज्ञान होना भी उसको आवश्यक है। यानी कि अपने शिक्षण कार्य को छात्रों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है और प्रभावशाली बनाना चाहता है, तो इसके लिए उसे अपने विषय का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। यानी कि व्यावसायिक प्रशिक्षण, अपने शिक्षण कार्य का प्रशिक्षण तो आवश्यक ही है, लेकिन साथ में जिस विषय का शिक्षण कार्य कक्ष में करवाया जा रहा है उस विषय का ज्ञान होना भी बहुत आवश्यक है। साथ में यह है कि अन्य व्यवसायों के समान अध्यापन भी एक प्रकार का व्यवसाय है। यानी कि जिस प्रकार से बहुत से व्यवसाय होते हैं, बहुत से काम धंधे होते हैं, उसी प्रकार से अध्यापन व्यवस्था या शिक्षण कार्य करवाना भी एक व्यवसाय है, एक कार्य है, जिसके लिए यथा योग्य, यानी कि जिसके लिए जैसी योग्यता हो, वैसी प्रविधियां हो और जैसे कौशल हो, जैसी प्रणालियां हो, उसके ज्ञान की परम आवश्यकता होती है। यानी कि एक अध्यापक के लिए जिस प्रकार के व्यवसाय के लिए योग्यता की आवश्यकता होती है, कौशल की आवश्यकता होती है, प्रणालियों की आवश्यकता होती है, प्रविधियों की आवश्यकता होती है, किस प्रकार से उसकी योग्यता है व्यक्ति की, उसकी आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से शिक्षण कार्य के लिए भी योग्यता की, प्रविधियों की, कौशल की और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। इसलिए एक अध्यापक को अपने शिक्षण कार्य में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त होना बहुत आवश्यक है। सेकंड है विषय का पूर्ण ज्ञाता। सेकंड है विषय का पूर्ण ज्ञाता। विषय का पूर्ण ज्ञाता यानी कि व्यावसायिक आचार संहिता, यानी कि अध्यापक के व्यावसायिक नैतिक मूल्य इस प्रकार से होने चाहिए कि उसको अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होना जरूरी है। यानी कि अध्यापक को केवल विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। अध्यापक जिस विषय का शिक्षण कार्य करवा रहा है उस विषय का पूर्ण ज्ञान होना उसको आवश्यक है, जिससे कि वह शिक्षण कार्य भलीभांति तरीके से करवा सके। यानी कि अपने शिक्षण कार्य को करवाने के लिए कक्ष में जब छात्रों के समक्ष अपने शिक्षण कार्य को प्रस्तुत करता है तो उसके लिए शिक्षक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। साथ में यदि वह अपने विषय का पूर्ण ज्ञान अगर एक अध्यापक को नहीं है तो वो छात्रों के समक्ष ठीक प्रकार से शिक्षण कार्य नहीं करवा सकता। इसलिए एक अध्यापक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। और ज्ञानात्मक छात्रों में अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होने से वो छात्रों के समक्ष ज्ञानात्मक विकास कर सकता है और कभी-कभी ज्ञानात्मक विकास कर सकता है, छात्रों को नई जानकारियां प्रदान कर सकता है और अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होने से अपने विषय से संबंधित वो छात्रों को नवीन तकनीकी के बारे में बता सकता है। नेक्स्ट है थर्ड है व्यवसाय के प्रति निष्ठा। व्यवसाय के प्रति निष्ठा से तात्पर्य यह है कि अध्यापक को अपने व्यवसाय के प्रति या अपने शिक्षण कार्य के प्रति निष्ठा और श्रद्धा की भावना रखनी चाहिए। एक अध्यापक को जो शिक्षण कार्य करवा रहा है उसको अपने व्यवसाय के प्रति, अपने शिक्षण कार्य के प्रति कर्तव्य पूर्ण अपने शिक्षण कार्य को निभाना चाहिए। साथ में निष्ठा से और श्रद्धा से अपने शिक्षण कार्य को करवाना चाहिए। इसकी ऐसी भावना एक अध्यापक में होनी चाहिए। एक अध्यापक में ऐसी भावना होनी चाहिए कि वो अपने व्यवसाय के प्रति, अपने शिक्षण कार्य के प्रति निष्ठा और श्रद्धा की भावना रखें। साथ में ये है कि उसका कर्तव्य, यानी कि एक अध्यापक का कर्तव्य यह है कि वह शिक्षण के कार्य को व्यवसाय के रूप में स्वीकार करे। यानी कि जिस प्रकार से एक व्यवसाय किया जाता है उसी प्रकार से वो अपने शिक्षण कार्य को उत्तरदायित्वपूर्ण तरीके से निभाते हुए व्यवसाय के रूप में स्वीकार करें। यानी कि जिस प्रकार से जिम्मेदारी से एक व्यक्ति व्यवसाय को करता है उसी प्रकार से एक अध्यापक को भी अपने कार्य को जिम्मेदारीपूर्ण निभाते हुए उस अपने शिक्षण कार्य को व्यवसाय के रूप में स्वीकार करना चाहिए और छात्रों के सामने कर्तव्य परायण होकर कर्तव्यपूर्ण तरीके से अपने शिक्षण कार्य को करवाना चाहिए। व्यापार हो या मजदूरी, कहने का मतलब है कि अपने एक व्यापार या मजदूरी, किसी भी शिक्षण कार्य को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। कोई भी शिक्षण कार्य हो या कोई भी व्यवसाय, उसको छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए या उसको व्यापार या मजदूरी नहीं मानना चाहिए, बल्कि उसको ये मानना चाहिए कि वो कर्तव्य का पालन करते हुए और निष्ठा से तथा श्रद्धा से अपने शिक्षण कार्य को वो पूर्ण तरीके से, जिम्मेदारीपूर्ण तरीके से निभाएं। ऐसी भावना एक अध्यापक में होनी चाहिए।
साथ में यह है कि प्रत्येक अध्यापक को अपने व्यवसाय के प्रति उत्साह और उमंग की भावना रखनी चाहिए। प्रत्येक अध्यापक को अपने व्यवसाय के प्रति उमंग की भावना, उत्साह की भावना रखनी चाहिए। साथ में अपने व्यवसाय के प्रति निष्ठा तो है, लेकिन अपने व्यवसाय को प्रभावशाली बनाने के लिए, अपने शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बनाने के लिए इस प्रकार से नई नई तकनीकों का, नई नई टेक्नोलॉजी का, नई नई प्रविधियों का और नवाचारों का उपयोग करते हुए अपने शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बनाना चाहिए। नेक्स्ट है प्रयोगात्मक दृष्टिकोण। फोर्थ है प्रयोगात्मक दृष्टिकोण। फोर्थ है प्रयोगात्मक दृष्टिकोण। प्रयोगात्मक दृष्टिकोण से तात्पर्य है कि आदर्श अध्यापक का दृष्टिकोण प्रयोगात्मक होता है। आदर्श अध्यापक का दृष्टिकोण प्रयोगात्मक होता है, यानी कि एक आदर्श अध्यापक वही है जो प्रयोग के माध्यम से छात्रों के समक्ष अपने आदर्श को प्रस्तुत करे, अपने दृष्टिकोण को प्रस्तुत करे, यानी कि छात्रों के समक्ष प्रयोग करके या प्रयोगात्मक दृष्टिकोण के तरीके से वो एक आदर्श को स्थापित करता है। शिक्षक की परंपरागत विधियों, यानी कि जो शिक्षण की परंपरागत विधियों से ही संतोष प्राप्त नहीं करता, यानी कि शिक्षक को परंपरागत प्रविधियों से ही संतोष प्राप्त नहीं करना चाहिए, बल्कि नवाचारों का प्रयोग करते हुए, नई नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए, नए नए प्रयोगात्मक प्रविधियों का प्रयोग करते हुए उसे अपने शिक्षण कार्य को करवाना चाहिए। साथ में यह है कि स्वयं भी प्रयोग द्वारा शिक्षण की नवीन विधियों की खोज करते रहना चाहिए, यानी कि एक अध्यापक को प्रयोगात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए और प्रयोगात्मक दृष्टिकोण रखते हुए स्वयं भी प्रयोग करते हुए नई नई शिक्षण विधियों का, नई नई शिक्षण प्रविधियों का, नवाचारों का प्रयोग करते हुए अपने छात्रों के समक्ष शिक्षण कार्य को करवाना चाहिए। ये आपके 1 से 4 पॉइंट